कैसे होगी किसानों की आय दोगुनी और कैसे पैदा होंगे रोजगार के अवसर। हर ग्राम पंचायत में रोजगार के अवसर मिले किस तरीके से और गांव का किसान और मजदूर भी कैसे बन सकेगा करोड़पति। तो साथियों नमस्कार, मैं नरोत्तम सिंह राजपूत, भारतीय राजनीति की सबसे छोटी सभा कही जाने वाली ग्राम सभा का मुखिया गांव का प्रधान सेवक। आज आप सभी लोगों के समक्ष में एक ऐसा मॉडल पेश करना चाहता हूँ जो भारत के हर गांव को आत्मनिर्भर बनाएगा। तो सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को नंदन व अभिनंदन करना चाहता हूँ और हमारे देश के समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों व छायाकार बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है आजादी के अमृत काल का नया भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। अब शुरू होगा नए युग का निर्माण, भारत का हर एक गांव लिखेगा आत्मनिर्भरता की कहानी। साथियों, हमारे गांव का जो यहाँ नाम मेंशन किया है मैंने, ग्राम रामपुर बनेगा इस मिसाल। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी भारत में 70% आबादी गांव में निवास करती है, जिसमें किसान और मजदूर लगभग अगर हम देखेंगे तो 10 करोड़ किसान परिवार और लगभग 15 करोड़ मजदूर परिवार है। तो हमारे देश की लगभग 80 से 100 करोड़ आबादी आज भी गांव में निवास करती है। तो यहाँ लिखा है मैंने, किसान की आय दोगुनी जब होगी जब किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का संचालन सरकार द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, वो सीधे गांव सभा से जब संचालित होंगी, जब गांव के लोगों को उनको मिलने वाली सुविधाएं गांव में मिलेंगी, तो लोगों को परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से हर चीज मिल सकेगी और अपने काम को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी। तो यहाँ एक छोटा सा मैंने किसानों का रोल लिखा है कि साथियों, किसानों का किरदार छोटी या बड़ी बिल्डिंग की बुनियाद की तरह होता है, जो पूरी बिल्डिंग का भार अपने कांधों पर उठाए है, मगर उसे कोई देखना नहीं चाहता। साथियों, सत्य है कि हमारे देश के किसान या किसी भी देश के किसान, उनका अगर किरदार देखा जाए तो मजबूत किरदार है, लेकिन शायद हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। जैसे बिल्डिंग का जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है वो निचला हिस्सा होता है, लेकिन वो नीचे दबे होने की वजह से नहीं दिखता है। तो इसी प्रकार यहाँ हम लोग और भी कहते हैं, जैसे कहते हैं, मानते हैं कि पृथ्वी शेष नाम के फन पर टिकी थी, उसी प्रकार पृथ्वीवासियों का जीवन किसानों के ऊपर टिका होता है। भारत आत्मनिर्भर जब बनेगा, जब भारत का किसान आत्मनिर्भर होगा। तो इसी क्रम में मैंने गांव के लिए कुछ बिंदु लिखे हैं जो मैं आप सभी लोगों के समक्ष पेश करना चाहता हूं। अगर उसमें कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं वो कौन से बिंदु हैं और वो क्या है जिससे गांव के लोगों को आत्मनिर्भरता की कहानी लिखने में मदद मिली। मैंने अभी आपसे कहा कि मैं वो बिंदु आपके सामने जो पेश करना चाहता हूं, तो वो आपके सामने है। हमारे गांव का नाम रामपुर है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले विचार किया और लोगों से जानकारी मिली। तो राम मंदिर और मेला स्थल, ये मैंने इसलिए यहाँ मेंशन किया है क्योंकि हमारे गांव में करीब 40 साल पुराना रामलीला मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें आगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपके सामने है। सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा से क्या होगा, इसके लिए एक निगरानी समिति बनेगी, जिससे क्या होगा कि गांव के जो तिराहे चौराहे मुख्य जो जगह होती है, वहाँ जब कैमरा होगा तो कोई भी घटना अगर घटती है तो वो सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेगी। दूसरा है फसल रक्षा इकाई। तो गांव में किसानों को जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, बीज की, खाद की, वो सारी चीजें गांव से संचालित होना चाहिए। फिर आगे है दूध डेयरी, अमृत दूध डेयरी कह सकते हैं आप। तो इसके लिए पशुधन पालन समिति और उसी में प्लस होगी एक जैविक खाद समिति, जो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा अगर कहें तो आने वाले समय में जो खेती, उसको अगर और ज्यादा उपजाऊ अगर हम लोग बनाना चाहेंगे, तो जब हर गांव में डेयरी का संचालन होगा तो वहां हम तब एक खाद, जैविक खाद का भी काम करा सकते हैं, जिससे गांव में जो जितनी बेस्टिक चीजें हैं तो उससे हम लोग खाद तैयार करेंगे। अमृत यानी कि गौशाला, अमृत आश्रय गौशाला का गौपालक समिति हो जाएगी। अमृत बाग, यहाँ मैंने जो दिया है फल और फूल बाग, जो गांव में लगाए जाए। हर साल हम लोग तमाम पेड़ लगाते हैं, लेकिन वो ज्यादातर पेड़ खराब ही हो जाते हैं। तो हम गांव में चिन्हित करेंगे एक ऐसी जगह जो जिसमें 100-200 पेड़ लगाए जाएंगे फल और फूल के,
जिससे हमें आजीविका में काम आए। जैसे अमरूद है, आम है, जामुन है, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाली चीजें हैं। तो अमृत बाग जब भी होगा जब उसमें वो सारी हमसे जुड़ी हुई चीजें मिलेंगी, वो लगाएंगे। फिर इसी प्रकार आगे अमृत वन है, इसमें उपयोगी लकड़ियां जो है, चाहे तो आप चंदन का पेड़ लगा दें, सागौन का पेड़ लगा दें, ऐसे पेड़ होना चाहिए जिससे आने वाले समय में लकड़ी भी मिले और रोजगार के लिए उसका प्रयोग भी हम लोग कर सकें। तो इसी क्रम में करीब हमारे यहाँ पर जो आपके सामने 22 बिंदु हैं, तो इनमें से हम मान लीजिए सबसे पहले अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरा है, फसल रक्षा इकाई है, दूध डेयरी का है, अमृत आश्रय गौशाला है, अमृत वन, अमृत बाग, अमृत क्लिनिक। देखिए क्लिनिक का संचालन जब गांव से होगा तो गांव के वो लोग जो साधन जिनके पास नहीं है, जो बाजार नहीं जा सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई प्राथमिक बीमारी, बुखार, खांसी, जुकाम, तो उनको गांव में जब सारी चीजें मिलेंगी तो ज्यादा हितकर ही रहेगा उनके लिए। तो अमृत सरोवर है, अमृत पार्क है, वृद्धाश्रम है। सरकार की तरफ से तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो गांव के लिए फ्री में है। तो हमारे हिसाब से जब गांव में एक वृद्धाश्रम होगा और वो लोग जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, और उनके बच्चे जो अति गरीब हैं, निर्धन परिवार के हैं, जो नहीं रोजगार से वो अपने जीवन को संचालित करता, तो उनके लिए वृद्धाश्रम होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो मुर्दाघर है, कचरा घर एक ऐसा बड़ा होना चाहिए, बैंक शाखा भी होना चाहिए, सोलर प्लांट है। तो करीब 22 चीजें हैं और ये हम अपने गांव में संचालित करके दिखाएंगे। तो आइए इसमें आगे बात करते हैं कि इनको संचालित किस प्रकार से करना है। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले दूध डेयरी, तो दूध डेयरी में जो संचालन किया जाना चाहिए गांव में, 150 मान लीजिए जानवर है या 200 जानवर है। अब यहाँ 150 ही मान लीजिए, 150 में 100 मैंने भैंसों के लिए और 50 गायों की जब बात की, और इन सभी को मैंने प्रति एक व्यक्ति को हम 3 जानवर देंगे, तो करीब कितने लोगों के लिए हो जाएगा? 30 लोगों का हो जाएगा। जब 150 जानवरों की डेयरी का संचालन गांव में होगा तो प्रति व्यक्ति 3 जानवर हमने दे दिए, 2 भैंसें और 1 गाय, तो लगभग 30 लोगों का हो गया। ये 30 परिवारों का हो जाएगा रोजगार, क्योंकि गांव के लोग करना तो चाहते हैं लेकिन पैसे के अभाव में या सुविधाएं नहीं उनके पास है, इस वजह से वो नहीं कर पाते। तो जब हमने 30 लोगों को यहाँ पर दिया तो 30 लोगों के लिए रोजगार हो गया। जब 150 जानवरों की डेयरी होगी तो स्वाभाविक है 30 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और जब 30 लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाएगा तो अब इन्हीं से, जब यहाँ से गाय या जानवर है, इनसे जो गोबर होगा तो यहाँ एक तो आपकी पशुपालन समिति हो जाएगी, 30 लोगों का रोजगार हो गया। अब इसका जो गायों का, जानवरों का जो गोबर होगा उससे हम लोग जैविक खाद का उत्पादन कर सकेंगे गाँव में। जैविक खाद, क्योंकि इससे जो जानवरों से जो गोबर होगा तो उससे जैविक खाद के लिए भी हम लोग गांव से ही संचालित प्रोग्राम बना सकते हैं। तो लगभग में 30 लोगों को इधर, और जब जैविक खाद बनेगी तो उसके लिए जैविक खाद समिति एक बन जाएगी, तो करीब उसमें भी 20 लोग, तो करीब 50 लोगों को हम लोग यहाँ से रोजगार दे सकते हैं। तो इसी प्रकार उसमें जो एक और बिंदु है मत्स्य समिति, तो कई एक चीजें हैं। तो इस प्रकार जितनी भी चीजें हैं जब हमारी गांव से संचालित होंगी तो गांव में रोजगार के अवसर जरूर बढ़ेंगे। अब इसी प्रकार से जो हमारे 22 बिंदु हमने आपको दिए, उसमें जब हम पूर्णतया सामने आपके लाएंगे सारी चीजें, तो 200 क्या बल्कि और ज्यादा 300 लोगों को लिए हो जाएगा लगभग में। अब बात आती है, अभी मैंने कहा कि जैसे गांव के किसान मजदूर भी हो सकेंगे करोड़पति, तो हमारा देश 140 करोड़ आबादी का देश है। अगर हम बात करें देश हित की, तो हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम प्रति माह के हिसाब से देखें 50,000 के ऊपर होगी। हम लोग जो मैंने कहा वो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि गरीब और किसान भी, मजदूर भी बन सकते हैं करोड़पति। तो इसी क्रम में जैसे हम मान लीजिएगा कि गांव में हम ही हैं, अगर हमारे पास कोई या किसी प्रकार का कोई दुख है तो वो दुख केवल हम बनाए रहे अपने में तो नहीं बटेगा। इसी प्रकार से दुख बांटने से जब बढ़ता है तो गरीबी भी बांटने से ही घटेगी। तो हमारे देश के वो लोग जो महीने में 50,000 से
या 1 लाख से अधिक कमाते हैं। तो अगर 1 करोड़ लोग मान लीजिए हमारे देश में 50,000 या उससे अधिक कमाते हैं, तो देश हित के लिए अगर हम उन लोगों से कहेंगे कि भाई ऐसा करिएगा कि हर महीने या हर दिन 100 रुपए आप दीजिए, अगर हम हर दिन 100 रुपए लेते हैं उन लोगों से जो लोग महीने में 50,000 रुपए कमा रहे हैं, 40,000 रुपए कमा रहे हैं या 1 लाख कमा रहे हैं, तो अगर उनसे हमने 100 रुपए रोज का लिया, महीने का 3,000 रुपए, साल का 36,000 रुपए, तो एक व्यक्ति 100 रुपए जब देगा तो 1 करोड़ लोगों से जब हम 100 रुपए लेंगे तो हमारे पास करीब 100 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा। 100 करोड़, और ये 100 करोड़ रुपए अगर हम रोज चाहें तो रोज ये 100 लोगों को अपने देश में करोड़पति बना सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसे नियम, इनके लिए भी मैंने 22 नियम निर्धारित किए, जो उन चीजों को लोग क्रॉस करेंगे तो वो पात्र होंगे वास्तव में, क्योंकि वो दूसरों का मजा करेंगे। तो जिस प्रकार हम लोग दुख एक दूसरे का बांटने से घटा देते हैं, इसी प्रकार गरीबी केवल बात करने से नहीं घटेगी। भारत आत्मनिर्भर केवल कहने से नहीं बनेगा। किसानों की आय दोगुनी हम लोग हर दिन चिल्लाते हैं, किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन किसानों की आय दोगुनी होगी तो जब हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो वास्तव में किसान आय उनकी दोगुनी हो। तो आज मैंने आप लोगों के समक्ष जो सारी चीजों को पेश किया है, उनको एक बार पुनः आप लोगों के सामने लाएंगे, और हो सकता है कि हमारी बातें आप लोगों को थोड़ी सी मजाक लगे, लेकिन इनमें सच्चाई है। जब हम इनके बारे में विचार करेंगे हमारे देश में आज हम बात करते हैं, इसके यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो वास्तव में सही कहते हैं। जैसा कि अब मान लीजिए हमारे देश में 2,55,780 ग्राम पंचायतें हैं देश में। अगर प्रति ग्राम पंचायत हम लोग 250 या 300 लोगों को गांव में अगर रोजगार के अवसर पैदा हो जाते हैं, तो करीब करीब देश में 5 से 7 करोड़, आप गुणा करके देख लीजिएगा, तो करीब 5 से 7 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये लोगों को नहीं, परिवारों को रोजगार मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि दूध डेयरी का संचालन होगा, अमृत बाग का होगा, अमृत क्लिनिक का होगा, अमृत सरोवर का होगा। एक सरोवर की अगर बात करें तो ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में अमृत सरोवर यानी कि तालाब है। तो जब हर एक योजना का संचालन गांव में होगा, जब हम गांव के लोगों की तरफ देखेंगे, जब हम किसानों की तरफ देखेंगे, तब किसानों की आय को दोगुना कर पाएंगे। तो आज हम आप लोगों को पुनः एक बार यही रिपीट करेंगे, किसानों की आय वास्तव में दोगुनी होगी और किसान और मजदूर करोड़पति भी होंगे। तो यहाँ इसी प्रकार से मैंने आपके सामने जो पेश किया है कि जब 2,55,780 ग्राम पंचायतें हैं, 200 लोगों को रोजगार जब हम एक ग्राम सभा में देंगे, ग्राम सभा में रोजगार के अवसर बहुत हैं, लेकिन जरूरत है वहाँ चीजों को स्थापित करने की, संचालित करवाने की, कि गांव में लोगों के पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। तो सरकार से मैं कहना चाहूंगा, प्रार्थना करूंगा कि गांव में रोजगार जब भी बढ़ेंगे, गांव आत्मनिर्भर जब भी बनेगा, जब गांव से संबंधित योजनाएं गांव से संचालित होंगी। कि मैंने आप लोगों के सामने आज जो मेरे मन में था वो आप लोगों के समक्ष मैंने पेश किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए सुझाव आप सभी लोगों को समझ में आएंगे। अगर आपको लगे कि हाँ वास्तव में इन सारी चीजों से देश बदल सकता है, गांव बदल सकते हैं, गांव की मिट्टी बदल सकती है, तो इन सारी चीजों को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं। और अब मैं आगे आने वाले समय, सबसे बड़ी बात तो ये कि इतनी सारी चीजें, मान लीजिए मैंने 22 चीजों के बारे में जो बात कही है, तो अब विचार करेंगे लोग कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो जो पैसा लगना है इनमें, पैसा कहाँ से आएगा, मैं ये सारी जानकारी आपको अगले वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। और आप लोगों से विनम्र मेरा निवेदन है कि सभी लोग इनको एक बार देखें और इन पर विचार करें, क्योंकि देश में खुशहाली, देश विकसित जब ही हो सकता है जब गांव देश में विकसित हो गया। कहते हैं कि एक पिता की उन्नति जब ही जब उसका पुत्र कामयाब हो। तो देश जब ही आगे बढ़ेगा जब गांव देश के मजबूत होंगे, किसान देश का मजबूत होगा। अगर हम बात करें किसान की ताकत की, तो किसान अपने
पावर को हम लोगों के साथ 4 स्तंभों की तरह प्रयोग कर रहा है। किसान से ही जवान है, तो किसान को मैंने 4 भागों में बांटा है। सबसे प्रथम मान लीजिए जवान, जो देश की सीमा की रक्षा करता है, और किसान जो हमारे जीवन की सीमा की रक्षा करता है, मजदूर जो हर सीमा की रक्षा करता है, और प्रधान जो एक गांव की सीमा की रक्षा करता है। तो आप लोगों के सामने जो मैंने 22 बिंदु रखे थे, और उनको वास्तव में अगर पूरा किया जाए तो हमारे देश में हर ग्राम सभा में आत्मनिर्भरता की एक मिसाल कायम होगी, और देश हमारा विकसित होगा। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो पूरी होगी। प्रगति का जो राम पथ है और स्वर्णिम भारत का जो लोगों ने सपना देखा है, राम राज्य की तो स्थापना होगी ही, देश में शांति होगी जब लोग आत्मनिर्भर होंगे। जब कोई किसी पर निर्भर नहीं होगा तो लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, आदमी सब अपने अपने काम पे लगे होंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद।